हेलो एवरीवन, दिस इज़ कनुप्रिया एंड वेलकम टू बियॉन्ड टीचिंग्स। तो आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के बारे में। हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स वाला चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 5 उसको हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर लिया था। इस क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि एलिमेंट्स जो होते हैं हमारे अर्थ में उनको हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में। हम उसे क्यों क्लासीफाई करते हैं ये ऑलरेडी मैंने बता दिया था, मैं फिर से उस चीज़ को रिकॉल कर देती हूँ। हम लोग एलिमेंट्स को क्लासीफाई इसलिए करते हैं ताकि हम लोग उसको बेटर तरीके से उनकी प्रॉपर्टीज़ को, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग स्टडी कर सके। ये जो पूरा क्लासिफिकेशन का प्रोसेस है, इसके रिजल्ट के अनुसार क्या हुआ कि बहुत सारे जो साइंटिस्ट थे वो डिफरेंट लॉज को इंट्रोड्यूस करने लग गए और उन्होंने अटेम्प्ट्स किया कुछ ऐसे ही टेबल्स बनाने के लिए या क्लासिफिकेशन ग्रुपिंग बनाने के लिए। तो जिसमें कि ऑलरेडी हमने 2 पढ़ चुका है हम लोगों ने, और आज के क्लास में हम लोग न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें हम लोग क्या क्या चीज़ हमारा इम्पॉर्टेंट है, ये लॉ कहता क्या है, ये चीज़ हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसे किसने इंट्रोड्यूस किया था हमारे साथ। इन 1866 जॉन न्यूलैंड्स एन इंग्लिश साइंटिस्ट इंट्रोड्यूस दिस टू अस। यानी कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि इन द ईयर 1866 जॉन न्यूलैंड्स नाम के एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक अरेंजमेंट बनाया एलिमेंट्स का। उन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स को एक ऐसे ऑर्डर में अरेंज कर दिया, एक ग्रुपिंग बनाया, एक क्लासिफिकेशन बनाया इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। यानी उन्होंने क्या किया, एटॉमिक मास के ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर में उन्होंने सजा दिया। जैसे कि मतलब मास जो है सबसे कम जो होगा वो ऊपर होगा या जो वो नीचे होगा उसके ऊपर से एकदम इंक्रीजिंग ऑर्डर में वो जा रहा है, छोटे से बड़े के तरफ वो एक ऑर्डर फॉलो होगा। Mass and found that every 8th element had properties similar to that of the first। और उन्होंने जो ये प्रोसेस किया उसमें उन्होंने क्या फाइंड किया, जो 8 नंबर पे होगा यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स हो गए। तो ये जो 8वां एलिमेंट होगा ये इसका जो प्रॉपर्टी होगा वो सिमिलर होगा फर्स्ट एलिमेंट से। एवरी 8th एलिमेंट यानी कि जो 8th एलिमेंट होगा उसका जो प्रॉपर्टी होगा वो फर्स्ट एलिमेंट से मिलता जुलता होगा। यानी कि हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, फिर 9 10 11 12 13 14 15 इस तरह से 8th जो एलिमेंट होगा वो फर्स्ट एलिमेंट से उसकी प्रॉपर्टीज जो होगी वो सिमिलर होगी। ये मानना था आपका न्यूलैंड्स का। उन्होंने इस तरह से उसका अरेंजमेंट को किया था या क्लासिफिकेशन को किया था। He compared this to the octaves found in music, that is सारे गामा पाधा नी। यानी कि उन्होंने ये जो पूरा प्रोसेस था उसको उन्होंने कंपेयर किससे किया, जो हमारे म्यूजिक में ऑक्टेव, जो हम लोग सारे गामा पाधा नी हम लोग जो म्यूजिक में हम लोग पढ़ते हैं, जो सबसे बेसिक होता है उसे सबसे पहले हमें पढ़ना होता है, उस ऑक्टेव से उन्होंने कंपेयर किया। क्यों कंपेयर किया, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग सारे गामा पाधा नी जब हम लोग बोलते हैं तो उसके बाद जब नी के बाद जो सा आता है वो आपके फर्स्ट सा से सेम होता है। जैसे कि अगर हम लोग इसे पढ़े, सा रे गा मा पा धा नी एंड सा दोबारा से ये जो है स्टार्ट होता है। तो इसे हम लोग रिजेंबल ये क्या करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 है। ये जो है हमारा जो ऑक्टेव न्यूलैंड्स ने बताया था सेम चीज़ यहाँ भी फॉलो हो रहा है। ये जो 8th एलिमेंट है उसकी जो प्रॉपर्टीज होगी वो बिल्कुल ही सिमिलर होगी फर्स्ट वाले के जैसा। तो ये इसी तरह से म्यूजिक के ऑक्टेव से वो इंस्पायर था, इसलिए इसका नाम उसने ऑक्टेव रखा था। और ये जो है आपका सारे गामा पाधा नी जो है ये हमारे इंडियन जो है हमारे जो ईस्ट साइड में आपके जो एशिया में इस चीज़ को माना गया, लेकिन जो वेस्ट साइड में उन्होंने क्या किया, डो रे मी फा सोला टी, उन्होंने इस चीज़ को फॉलो किया। सारे गामा पाधा नी के जगह पे उन्होंने क्या यूज़ किया, डो रे मी फा सोला टी उन्होंने यूज़ किया। Therefore he called it octaves। इसी के नाम पे, म्यूजिक के ऑक्टेव के नाम पे ही उन्होंने इस जो पूरे थ्योरम को, अपने थ्योरी को, क्लासिफिकेशन को उन्होंने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स बोला। और आज के ज़माने में हम लोग इसे क्या कहते हैं, हम कहते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ
ऑक्टेव। क्लियर? तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था। तो ये जो पूरा इसका टेबल है उसे हम लोग एक बार स्टडी कर लेंगे। तो न्यूलैंड ने इस तरह से एक उन्होंने टेबल को इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें कि फर्स्ट आप देख सकते हैं सा रे गा मा पा धा नी, और नीचे में लिखा है डो रे मी फा सोला ती। क्लियर? इस तरह से उन्होंने ऑक्टेव बनाया। और उसके नीचे देखिए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, हाइड्रोजन हीलियम नहीं है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन के ही जस्ट नीचे फिर फ्लोरीन है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम, क्रोमियम, आपका फिर टिटेनियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, कोबाल्ट निकल आप देख सकते हैं साथ में है यहाँ पे, कॉपर, जिंक, वाई एक और एलिमेंट है। इस तरह से ये डिफरेंट बहुत सारे एलिमेंट्स को उन्होंने एक टेबल में सजा दिया था। इस तरह से ये टेबल, यानी कि ये जो एलिमेंट है इसकी प्रॉपर्टी आपके हाइड्रोजन के साथ सिमिलर होगी, यानी ये जितने भी एलिमेंट्स फर्स्ट ग्रुप में है यानी जो फर्स्ट कॉलम में है उनका जो प्रॉपर्टीज होगा वो काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से सिमिलर होगा। सिमिलर हैपन फॉर ऑल दीज एलिमेंट्स, ये भी जितने एलिमेंट्स जो एक साथ है ये सारे की प्रॉपर्टीज जो होगी एक दूसरे से सिमिलर होगी। लेकिन ये जो आपका पूरा उनका टेबल उन्होंने बनाया ये सक्सेसफुल नहीं रहा, इनके कुछ बहुत सारे ड्रॉबैक्स रहे थे, बहुत सारे लिमिटेशंस रही थी। वो लिमिटेशंस क्या है वो हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो जो सबसे पहला लिमिटेशन उसमें है वो है दिस लॉ वाज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम, आफ्टर कैल्शियम एवरी 8th एलिमेंट do not possess the same properties similar to that the first one। यहाँ पे बोला जा रहा है ये जो पूरा है ये आपके कैल्शियम तक ही आपका सही बैठ रहा है। उन्होंने जो आपका टेबल बनाया था, ये जो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स बनाया था, ये बाकी जितने भी एलिमेंट्स यहाँ से प्रेजेंट है इनमें वो नहीं बैठता था सही से, यानी ये जो थे वो सही से फॉलो नहीं करते थे, उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं थी। वो कहाँ तक बस सेटिस्फाई होता था? वो सेटिस्फाई होता था आपका सिर्फ कैल्शियम तक। क्लियर? यानी ये जो जितने भी एलिमेंट्स कैल्शियम से पहले हैं उन्होंने वो ये जो पूरा लॉ है उसको सेटिस्फाई करते हैं, लेकिन उसके नीचे वाले नहीं करते हैं। दिस वॉज द फर्स्ट limitation. The second limitation is Newlands assumed that there were only 56 elements existed in the nature and no more elements would be discovered in the future. But several new elements were discovered. Those properties did not fit in the law of octaves. न्यूलैंड्स का मानना था कि उस ज़माने में जिस ज़माने में उन्होंने ये चीज़ पूरा बनाया था, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था हमारे सामने, उस टाइम 56 एलिमेंट्स प्रेजेंट थे अर्थ में, यानी 56 एलिमेंट्स को डिस्कवर किया गया था, हम उनके बारे में जानते थे। और न्यूलैंड्स ने ये गलती कर दी कि उन्होंने सोचा कि जस्ट 56 एलिमेंट्स ही अर्थ में पाए जाएंगे और इससे ज़्यादा एलिमेंट्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, उनको ये लगा था। लेकिन हम लोग जानते हैं कि एट द प्रेजेंट, आज के ज़माने में अभी हमें पता है कि 118 एलिमेंट्स टोटल प्रेजेंट है, यानी 56 उस ज़माने में था लेकिन और भी बहुत सारे डिस्कवर हो गए। तो जब और एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए तो उनका लॉ वहीं पे फेल हो गया। फेल होने का एक और रीज़न ये था कि ये जो एलिमेंट्स जो बाद में डिस्कवर हुए वो कोई भी उनकी जो प्रॉपर्टीज़ इस टेबल के हिसाब से सेटिस्फाई नहीं करती थी, वो लोग सिमिलर नहीं थे, वो जो 8 एलिमेंट था वो जाके सिमिलर नहीं होता था फर्स्ट एलिमेंट से। तो ये आपका एक और न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव का ड्रॉबैक माना गया। क्लियर? थर्ड जो ड्रॉबैक है वो क्या है? इन ऑर्डर टू फिट एलिमेंट्स इनटू हिज टेबल, न्यूलैंड्स एडजस्टेड एलिमेंट्स इन द सेम स्लॉट एंड ऑल्सो पुट अनलाइक एलिमेंट्स अंडर द सेम कॉलम। उन्होंने क्या किया, अब वो जब चाहता है कि वो चाह रहे हैं कि सारे एलिमेंट्स को मैं उस ऑर्डर में फॉलो करके उनको एक टेबल में सजा दूं, लेकिन जब वो बन नहीं रहा था सही से, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज एक दूसरे से मिल नहीं रही थी, तो उन्होंने क्या किया, ज़बरदस्ती का उन्होंने उसको डाल दिया। उन्होंने क्या किया, जैसे कि कोबाल्ट और निकल को आप देख सकते हैं यहाँ पे साथ में डाल दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सीजियम और आपका एक और एलिमेंट है जो कि उनको उन्होंने क्या किया, साथ में डाल दिया। तो जब वो लोग सही से फिट नहीं बैठने लगे, वो लोग अच्छे से उनका जगह नहीं मिला उन्हें, तो उन्होंने क्या किया, साथ साथ में दो एलिमेंट्स को एक दूसरे के साथ रख दिया, जो कि सही नहीं है। इन दोनों को आप साथ में कैसे रख सकते हो, उनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से एकदम तो सिमिलर नहीं होगी। तो ये चीज़ यहीं पे एक और उनका ड्रॉबैक या फेलियर हम लोग कह सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे दिया है, जैसे कोबाल्ट एंड निकल आर इन द सेम स्लॉट एंड दीज आर प्लेस्ड इन द सेम कॉलम एज
फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन विच हैव वेरी डिफरेंट प्रॉपर्टीज देन दीज एलिमेंट्स। अब देखिए एक और प्रॉब्लम यहाँ पे ये आया कि पहली बात तो उन्होंने क्या किया, कोबाल्ट और निकल को यहाँ पे साथ में डाल दिया और उन्होंने क्या किया, इसे किस कॉलम पे डाल दिया, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन के साथ डाल दिया। ठीक है, ये जो एलिमेंट्स थे इन्हें हम आज के टाइम पे हम लोग इन्हें क्या बोलते हैं, हेलोजेंस बोलते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन जो है हेलोजेंस है, हेलो एल्कीन्स में हम लोग इन्होंने इसके बारे में पढ़ा था। लेकिन जो कोबाल्ट और निकल है इनकी प्रॉपर्टीज एकदम भी सिमिलर नहीं है उसके दूसरे एलिमेंट्स के, यानी इस ग्रुप में जो भी एलिमेंट्स है इन सारे की तो एक दूसरे से प्रॉपर्टीज मिलती है, लेकिन ये जो एलिमेंट्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज इनसे नहीं मिलती है। लेकिन जबरदस्ती उन्होंने क्या किया, दो एलिमेंट्स को एक तो साथ में एक ही स्लॉट दे दिया और उन्होंने उसको पुट कर दिया उस ग्रुप में जहां पे एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज है वो एक दूसरे से नहीं मिल रही है। तो ये तो भाई पहले ही ये फ्लॉप हो गया क्योंकि उन्होंने गलत जगह पे उसे डाल दिया। अब एक और इसका एग्जाम्पल क्या है, एक और एग्जाम्पल है आयरन विच हैव वेरी सेम प्रॉपर्टीज विद कोबाल्ट एंड निकल हैज बीन प्लेस्ड फार अवे। अब यहाँ पे बोला जा रहा है जो आयरन है Fe उसकी प्रॉपर्टीज सिमिलर है किससे, कोबाल्ट एंड निकल से। आयरन की प्रॉपर्टीज कोबाल्ट और निकल से काफी ज्यादा सिमिलर है, लेकिन उन्होंने क्या किया, आयरन को लास्ट वाले कॉलम पे डाल दिया और कोबाल्ट और निकल को फर्स्ट वाले में डाल दिया। तो यहाँ पे भी एक और कॉन्ट्रोडिक्शन हो गया, उन दोनों की प्रॉपर्टी सिमिलर है तो उन्हें एक ही ग्रुप में होना चाहिए, यानी एक ही ग्रुप में दोनों को एग्जिस्ट करना चाहिए, लेकिन उन्होंने क्या किया, उनसे अलग कर दिया, बहुत ही ज़्यादा दूर कर दिया। तो ये भी एक और उसके लॉ का लिमिटेशन था। तो इसी तरह से जो है साइंटिस्ट ने डिफरेंट क्लासिफिकेशन एंड ग्रुपिंग उन्होंने बनाया और एक साइंटिस्ट के फेलियर के वजह से दूसरे साइंटिस्ट ने क्या किया, उस फेलियर से सीख के कुछ न्यू चेंजेस लाके एक और उन्होंने क्या, वो लोग क्या करते थे, एक और क्लासिफिकेशन थ्योरी वो लोग डालते थे, एक और लॉ को इंट्रोड्यूस करते थे। तो ये सिलसिला चलता आया और एट द एंड आके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना जो कि आज के ज़माने में हम लोग पढ़ते हैं और जो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हम लोग उसे मानते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के बारे में डिस्कस करेंगे और देन हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आज के क्लास में इतना ही रहने देंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।